और बड़ी खबर आपको बता दें, स्लोवाकिया में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। 2 दिनों के स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। आपको बता दें, स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। वंदे मातरम और भजन गाकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत वहां पर किया गया। स्लोवाकिया के प्रसिद्ध सांस्कृतिक समूह ल्योकनेका एंसेम्बल्स ने वंदे मातरम की मनमोहक प्रस्तुति दी। निकलकर सामने आए। स्लोवाकिया में पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। वहां पर लोग जो मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। व्यापार जगत के नेताओं से मुलाकात होगी। पीएम मोदी 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद इस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। किस तरह से स्वागत किया गया पीएम का, उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, देखिए भारतीय मूल के, काफ़ी ज़्यादा खुश उनको अपने सामने देखकर वो नजर आए और सभी से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री वहाँ पर देखे गए। बेहद ऐतिहासिक दौरा भारत और स्लोवाकिया दोनों के लिए ही है ये, क्योंकि स्लोवाकिया देखिए 1993 में स्वतंत्र देश बना था और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। और पीएम आपको बता दें, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, उनके विशेष निमंत्रण पर पहुंचे हैं। भव्य स्वागत जब किया गया, जब लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान की ये तस्वीरें। पहले वंदे मातरम गाकर प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम। फिर हरि बोल भजन गाकर मन मोह लिया। स्लोवाकिया की धरती पर पहली बार पहुंचे किसी भारतीय प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। स्लोवाकिया में जय श्री राम के नारे, मोदी मोदी के नारे। भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए बेताब था। बड़ा हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई बच्चा, हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता था। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी का कितना क्रेज है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। 2 दिनों तक पीएम मोदी स्लोवाकिया में रहेंगे। वो स्लोवाकिया जाने वाले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से शाम 4:15 बजे तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। शाम 4:20 से 4:27 के बीच पीएम मोदी टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे से 5:15 बजे तक डेन्यूब नदी क्रूज पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित हाई टी कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होने की उम्मीद है। भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2025 में दोनों देशों के बीच का ट्रेड 1.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक और कुशल पेशेवरों की आवाजाही से जुड़े नए समझौतों की घोषणा हो सकती है। स्लोवाकिया के दौरे के बाद 17 जून को पीएम मोदी फ्रांस लौटकर एवियान में G7 समिट में शामिल होंगे। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। स्लोवाकिया जाने से पहले पीएम मोदी ने भारत फ्रांस की मित्रता को नए आयाम तक पहुंचाया।
फ्रांस के नीस शहर में जब राष्ट्रपति मैक्रो अपने मित्र पीएम मोदी से मिले तो दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की मित्रता और वैश्विक राजनीति में भारत फ्रांस की मित्रता का रसायन दुनिया ने देखा। Innovation is a value we hold dear. इनोवेशन हमारे लिए बहुत अहम है और हम मल्टीलैटरल मंचों पर इसका समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि नए संबंध बनाकर और अपनी ताकतों को मिलाकर हम इस सदी की चुनौतियों का समाधान निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि भारत इनोवेशन करता है या नहीं। सवाल ये है कि भारत के साथ मिलकर इनोवेशन कौन करेगा। Offering a privileged gateway to the Indian innovation ecosystem. दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने के लिए एक हाई लेवल सिस्टम और इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत की है। इससे पहले दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स 2026 प्रोग्राम का उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स ने हिस्सा लिया। दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। नमस्कार, हर हर महादेव। टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। लगातार फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और श्रुतिका, और मैं अभी नमो घाट पर मौजूद है। जाना तो हमें दशाश्वमेध घाट था और वहीं से आपको खबरें दिखानी थी और तमाम जानकारियां देनी थी, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई है। लेकिन हम आ गए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर नमो घाट से। यहीं से बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो बनारस से लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है बनारस में, क्योंकि आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन कहा जाता है। इसी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि नमो घाट पे भीड़ नहीं है। यहीं से आपको खबरें बताएंगे। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर जो बागी सांसद थे 20, उन्होंने लोकसभा स्पीकर के साथ में मुलाकात की है और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ में विलय का ऐलान की बात सामने आ रही है। तो आपको बता दें, लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह देने की अपील भी की गई है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि टीएमसी से जो बागी सांसद थे, उनको लेकर लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। फिलहाल ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है, जिस पार्टी को फिसलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसदों ने खुद को टीएमसी से अलग करने की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी और एनडीए को समर्थन की बात कही। टीएमसी के इन बागी सांसदों में सायोनी घोष, यूसुफ पठान, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, शताब्दी रॉय शामिल थे। स्पीकर से इस मुलाकात के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया, और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। हो गया, हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए। वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया। फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इतना ही नहीं, सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द बागी सांसदों का दल तृणमूल कांग्रेस का दावा करेगा और असली टीएमसी का फैसला कोर्ट करेगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ।
कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, डाउन है, डाउन है। और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। दिल्ली में तो खेला हो गया, लेकिन कोलकाता में गेम अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीदी के कई और विधायक बगावत करने वाले हैं। चुनाव में दीदी के 80 विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से बागियों का ये दावा है कि 58 से 64 विधायक उनके साथ हैं। और अगर ये सच है तो दीदी के हाथ से टीएमसी कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है। नमो घाट पर हमारी मौजूदगी है और तस्वीरें आपको यहीं से लगातार दिखा रहे हैं कि बेहद ही खूबसूरत नमो घाट का निर्माण किया गया है। और देखिए गंगा घाट के किनारे, अब जब हम गोरखपुर में भी थे तो वहां पर भी क्रूज की फैसिलिटी को देखा था। लोग आए, खाएं और अपने लोगों के साथ में घूमे। यहाँ पर भी इस तरीके से क्रूज और शिप्स की जो फैसिलिटी है छोटे, उनका बंदोबस्त किया गया है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो वीकेंड्स होते हैं यहाँ पर बहुत ही खास बन जाते हैं। जो लोकल्स हैं या फिर जो श्रद्धालु यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। वही बात कर लेते हैं अब टीएमसी की। तो अभिषेक बैनर्जी की तरफ से लोग माफ कीजिएगा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। ऐसे में इस चिट्ठी में क्या दावा किया गया है, क्या बातें कही गई हैं और क्यों इस चिट्ठी के ऊपर आखिरकार सियासत उठती हुई नजर आ रही है, आपको दिखाते हैं हमारी खबर। सबसे पहले बात उनकी जिनको दिल्ली में इस बगावत से सबसे बड़ा झटका लगा है। अभिषेक बैनर्जी ममता के भतीजे हैं, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के लीडर ऑफ द पार्टी हैं। सांसदों की बगावत के बाद उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की मेन बातें आपको बताते हैं। अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को क्या लिखा? नंबर 1, AITC एक एकीकृत और अविभाजित राजनीतिक दल है। नंबर 2, बागी लोकसभा में अलग पहचान का दावा नहीं कर सकते। नंबर 3, लोकसभा में पार्टी नेता और विहिप को ही मान्यता दी जाए। नंबर 4, बागी गुट को मान्यता, दफ्तर या सुविधा ना दी जाए। अभिषेक बैनर्जी अभी बंगाल में हैं। उनकी चिट्ठी राज्यसभा सांसद सागरिका घोष लेकर पहुंची थी। हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, तो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत, बागी सांसदों के लिए कानून के विपरीत। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि बागी सांसद किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में अपने दम पर विलय नहीं कर सकते, ये कानूनी रूप से संभव नहीं है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को ईडी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बैनर्जी की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले सीआईडी और अब ईडी। तो इससे पहले भी अभिषेक बैनर्जी को दूसरे मामलों में जो समन है वो जारी हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी से लगातार इससे पहले भी कई घंटे पूछताछ की जा चुकी है और अब ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को फिर से बुला लिया है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले के लिए बुलाया गया था सीआईडी की तरफ से और अब शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बैनर्जी जो पहले से फर्जी साइन मामले में सीआईडी जांच के घेरे में हैं, अब बंगाल में प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने तृणमूल सांसद को आज कोलकाता के अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। ये मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। तो पहले भी बुलाया, सीबीआई बुलाया, ईडी बुलाया, एक जन तो जेल जाके आए हैं, तो ये पैरेड चलेगा अभी। इस चिंता इसकी नहीं है किसके क्या होगा, जो जैसी करनी है वैसी भरनी है। चर्चा करिए ये कि नया सरकार कैसा काम कर रहा है। ईडी लिप्स एंड बाउंस नामक संस्था से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी पूर्व में डायरेक्टर रह चुके हैं। एजेंसी को संदेह है कि घोटाले की रकम इस संस्था से जुड़ी कंपनियों के खातों में आई थी। बता दें कि इस प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप है।
इस मामले में कई पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता पहले से ही गिरफ्तार हैं। और अब बात कर लेते हैं खान सर की, जिनके जो ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर है उसके बाहर पुलिस की तरफ से 3 नोटिस चस्पा कर दिए गए। वहीं जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक हैं रोशन आनंद, उनके जो छोटे भाई है प्रिंस यादव, उनकी नेपाल में मौत की वजह से कई सारे जो संदिग्ध सवाल हैं वो कैसे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना के कोचिंग वॉर में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद खान सर के कोचिंग संस्थान ग्लोबल स्टडीज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान ग्लोबल स्टडीज पर रविवार दोपहर कदम कुआं थाने की पुलिस पहुंची और वहां 1 2 नहीं 3 आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिए। ये कार्रवाई संस्थान के 3 प्रमुख स्टाफ द्वारा आपराधिक मामले की जांच में सहयोग नहीं करने के कारण की गई। संस्थान के 3 कर्मियों अंकित कुमार पांडे, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह को थाने में हाजिर होने का आदेश दिया गया। उधर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद ये मामला और उलझ गया है। फैजल खान के कोचिंग संस्थान पर हुई गोलीबारी में रोशन आनंद का छोटा भाई प्रिंस भी अभियुक्त था। खान सर के मैनेजर की ओर से दर्ज एफआईआर में प्रिंस का नाम शामिल किया गया था। बताया जाता है कि 2021 में भी खान सर के कोचिंग पर हमले का आरोप प्रिंस यादव पर ही था। प्रिंस यादव कोचिंग में हुई गोलीबारी के बाद से फरार चल रहे थे, लेकिन अब अचानक ये खबर कि प्रिंस नेपाल के जिस होटल में थे वहां उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद है, तो वहीं छोटे भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जिसे हत्या भी कहा जा रहा है, ने हर किसी के दिलो दिमाग में सवाल खड़े कर दिए कि आखिर प्रिंस की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। तो ऐसा आज जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो। सब कारण है फर्जी केस किया, वो डर से वो भाग गया। ये भी खबरें आई कि प्रिंस को गोली लगी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस को भी यही सूचना मिली थी। कोचिंग के छात्र भी गोली मारकर हत्या की बात कह रहे थे, लेकिन स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। प्रिंस की हत्या की गई या फिर उसकी मौत की कोई और वजह है। प्रिंस नेपाल में शुभ होटल में ठहरा हुआ था। प्रिंस के साथ 5 लोग थे, जिनमें 3 नेपाली और 2 इंडियन थे। विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल में प्रिंस को लाया गया था। पोस्टमार्टम हो चुका है। नशे की ओवरडोज के कारण मौत की आशंका जताई गई है। नेपाल पुलिस उनके साथ मौजूद 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। जो 2 भारतीय प्रिंस के साथ थे वो प्रिंस के ही रिश्तेदार थे, जो नेपाल के विराटनगर में ही रहते थे, और प्रिंस पहले भी इन लोगों के पास आता जाता रहता था। लेकिन मौत का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। 2027 में वैसे तो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से जो फील्डिंग है वो लोगों के द्वारा की जा चुकी है। आपको बता दें कि हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में जाकर ताल ठोक दी है। और इस बार वो 10, 20 या 50 सीटों तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंचे और सपा के गढ़ मुस्लिम बहुल बहराइच के मटिया से चुनावी शंखनाद कर दिया और पहले ही रैली में कह दिया कि पूरा गेम बदल देंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। और अपने सेल फोन की लाइट खोल कर दिखा दो कि अब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह।
देश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओवैसी ने अपनी स्पीच में एनकाउंटर और बुलडोजर का जिक्र किया। टारगेट पर अकेले योगी नहीं थे, बीजेपी का हर मुख्यमंत्री था। चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बीच ओवैसी ने यूपी में बीजेपी की हर विरोधी पार्टी को खुला ऑफर दे दिया। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस, ये ऑफर सबके लिए था। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने खुला ऑफर दिया तो अपनी शर्तें भी साफ रख दी। कह दिया कि अब ओवैसी दरी नहीं बिछाएगा, बात हिस्सेदारी की होगी। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की। आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा रहे हैं और साक्षी, ये बरगद का पेड़ तो 100 वर्षों से ज्यादा पुराना है। तो आज सोमवार है, ऊपर से हम शिव की नगरी काशी में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह सुबह लोग भोले बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं और इस बरगद के पेड़ की अपनी ही एक कहानी है। और कहानी ये कि ये सालों पुराना है और तब से भोले बाबा यहीं पर विराजमान हैं। भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से जाते हैं। वहीं खबरों की बात कर लेते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से डायरेक्ट अटैक किया गया है, लेकिन इस बार उनके डायरेक्ट अटैक पर अखिलेश यादव थे। क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव के ऊपर ओवैसी के द्वारा, आपको सुनवाते हैं। मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आज हम आपकी इस मुबारक सरजमीन को आ रहे थे, ये बहादुरों की सरजमीन है बहरेच और मटेरा, तो ये समाजवादी पार्टी कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? हम यहाँ पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा, इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी।
अरे अखिलेश यादव सुन लो, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनेगा जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है, आस्था का विषय है, इसके ऊपर सियासत भी होती है, लेकिन फिलहाल चढ़ावे की जो पूरी खबर सामने आ रही थी उसको लेकर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंच सकती है। तो आपको बता दें कि एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम होने वाली है जो कि आज अयोध्या पहुंच सकती है, और ये टीम का गठन इसीलिए किया गया है ताकि जो आरोप लगे हैं उनकी सच्चाई को जाना जा सके। तो देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो अयोध्या पहुंचेगी, तमाम उन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आगे की जानकारी जुटाई जाएगी। एसआईटी की टीम सुबह से ही जांच की जो प्रक्रिया है अयोध्या में पहुंचने के बाद में शुरू कर सकती है, सूत्र बता रहे हैं। तो कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, अखिलेश यादव की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है और उसके बाद में एसआईटी की टीम का गठन किया गया है ताकि इन आरोपों की जांच की जा सके, और ऐसे में आज टीम पहुंच जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावे की जांच के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अपील मान ली है और 3 सदस्यों वाली एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। इसमें जांच की शुरुआत हो गई है और जो भी दोषी होंगे इसके अंदर, इसमें बहुत बड़ी श्रद्धा का मामला ही है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इसको हम जांच अंत तक जाएगी। वहीं अखिलेश यादव का राम मंदिर में चढ़ावा मामले को लेकर हमला जारी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान पात्र की चोरी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने इस मामले में पुजारियों की जांच अधिकारियों द्वारा करने को सनातन का अपमान बताया है। अखिलेश यादव इन दिनों चढ़ावे में चोरी के आरोपों को लेकर काफी मुखर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और इस बार पुजारियों का पक्ष लेकर बीजेपी सरकार और यूपी पुलिस पर सीधा तंज कसा है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। एसआईटी जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बीमार होने की खबर है। बताया जा रहा है कि उन्हें जुकाम के साथ शुगर बढ़ने की शिकायत